नमस्ते। आइए आज एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम अक्सर भारत को एक ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस यानी वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या कभी यह ख्याल आया है कि एक भयंकर खाद्य संकट से जूझने वाला देश यहां तक पहुंचा कैसे? इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी असल में एक बेहद मशहूर नारे के इर्द गिर्द घूमती है, जो समय के साथ लगातार इवॉल्व होता रहा। तो चलिए सीधे 1965 के उस मुश्किल दौर में चलते हैं। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। एक तरफ सीमाओं पर युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ देश भयंकर अकाल की मार झेल रहा था। ऐसे क्राइसिस के वक्त में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी। वो नारा था, जय जवान जय किसान। इसका सीधा सा मकसद था बॉर्डर पर डटे हमारे सैनिकों और खेतों में संघर्ष कर रहे किसानों के जज्बे को सलाम करना। इस एक लाइन के मंत्र का इम्पैक्ट कितना गहरा था, इसे समझने के लिए बस एक बार 1960 के दशक की सिचुएशन की तुलना आज की सच्चाई से करके देखते हैं। एक वो वक्त था जब अनाज की इतनी कमी थी कि देशवासियों से हफ्ते में एक बार खाना छोड़ने की अपील की गई थी। यहां तक कि खुद शास्त्री जी ने भी इस उपवास का पालन किया था। और एक आज का वक्त है जब हम ना सिर्फ एग्रीकल्चर में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि हमारे पास इतना सरप्लस अनाज है कि हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन? अब यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, आखिर युद्ध और अकाल की उस गहरी निराशा के बीच पैदा हुआ ये सिंपल सा नारा आज के इतने एडवांस्ड साइंटिफिक इनोवेशंस का सिंबल कैसे बन गया? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटना होगा। आइए सबसे पहले कृषि विज्ञान की जड़ों पर नजर डालते हैं। सच तो ये है कि देश को भूखमरी से बचाने और खेती को साइंटिफिक बनाने की नींव 1965 के उस बड़े संकट से कई दशक पहले ही रखी जा चुकी थी। बात 1889 की है, जब पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लैबोरेटरी की स्थापना हुई थी। ये भारत में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च की पहली ऑफिशियल शुरुआत थी। 5 एकड़ में फैली इस लैब का मेन फोकस जानवरों की बीमारियों पर रिसर्च करना था। बाद में इस पूरी फैसिलिटी को नैनीताल के मुक्तेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये साइंटिफिक सफर यही नहीं रुका। 1905 के दरभंगा संस्थान को ही ले लीजिए। 1934 में आए एक भयानक भूकंप ने भले इसकी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन विज्ञान की वो स्पिरिट कभी नहीं टूटी। यही स्पिरिट 1929 में स्थापित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के रूप में फली फूली। भूकंप जैसी नेचुरल डिजास्टर के बावजूद रिसर्च का काम जारी रहा और आखिरकार ये संस्थान नई दिल्ली में शिफ्ट हो गया, जो आज हमारे सामने एक विशाल और बेहद मॉडर्न इंस्टीट्यूट के रूप में शान से खड़ा है। रिसर्च का ये लगातार मजबूत होता इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय के हमारे महान नेताओं के विजन के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो रहा था। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने हमेशा सेल्फ रिलायंस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और हमारे मवेशियों की भलाई पर बहुत जोर दिया था। उनका बिल्कुल क्लियर मानना था कि देश की इस अथाह मवेशी संपत्ति का सही इस्तेमाल ही हमारी खेती को असली ताकत दे सकता है। और इसी मजबूत नींव से शुरुआत होती है भारत में हरित क्रांति की। अब देखिए कि कैसे शास्त्री जी के नारे का एक किसान वाला हिस्सा एक बहुत बड़े साइंटिफिक इंटरवेंशन के जरिए हकीकत में बदलता है। इस सक्सेस के पीछे असली दिमाग था नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे शानदार वैज्ञानिकों का। ये हरित क्रांति के वो असली आर्किटेक्ट थे जिन्होंने AC कमरों से बाहर निकलकर सीधे खेतों में किसानों को गाइड किया। उन्होंने किसानों को गेहूं की नई बौनी यानी ड्वार्फ वैराइटीज को उगाने के लिए मोटिवेट किया। साइंस और जमीनी हकीकत के इसी शानदार तालमेल ने फसल की पैदावार को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस दौर में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा कितना क्रिटिकल था, इसका अंदाजा 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के एक बेहद सख्त और स्पष्ट बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने साफ कहा था कि अगर हमने तेजी से कृषि उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की, तो हम खुद को एक आज़ाद देश कहने का हक भी खो देंगे। जरा सोचिए, बात सिर्फ खाना जुटाने की नहीं थी, बल्कि ये सीधे सीधे हमारी आज़ादी को बचाए रखने की लड़ाई बन चुकी थी। और दिलचस्प बात यह है कि एग्रीकल्चर की यह क्रांति केवल अनाज तक ही सीमित नहीं रही। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो देश कभी अनाज के लिए दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था, उसने 2020-21 के आते आते 305.44 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना डाला। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत और इस पूरी साइंटिफिक क्रांति का एक जीता जागता सबूत है। और जैसा कि मैंने कहा, सक्सेस का ये सिलसिला सिर्फ अनाज पर आकर नहीं रुका। इसके बाद तो जैसे क्रांतियों की झड़ी लग गई। व्हाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के जरिए हमारा दूध उत्पादन 199 मिलियन टन तक पहुंच गया।
वहीं गोल्डन रेवोल्यूशन के चलते हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी उत्पादन ने 341 मिलियन टन से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही दालों के उत्पादन में भी हमने लगभग 25.58 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर को छुआ। इन सब साइंटिफिक अचीवमेंट्स ने मिलकर देश को ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। जरा इन शानदार आंकड़ों पर नजर डालिए। 2020-21 में सिर्फ फिशरीज यानी मत्स्य पालन के सेक्टर से ही हमने $6.68 बिलियन का बेहतरीन एक्सपोर्ट किया। इसके साथ ही चीनी का प्रोडक्शन भी 1 मिलियन टन तक पहुंच गया। ये आंकड़े साफ तौर पर साबित करते हैं कि अगर किसान को सही पावर मिले तो वो पूरे देश की तस्वीर बदल सकता है। अब आइए देखते हैं कि विज्ञान और अनुसंधान के जुड़ने से उस मूल नारे का विकास कैसे हुआ। जब देश का खाद्य संकट पूरी तरह से सॉल्व हो गया तो हमारे लीडर्स ने इस नेशनल विजन का दायरा और भी बढ़ा दिया। बात है 11 मई 1998 की, जब भारत ने अपनी साइंटिफिक पावर का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लेजेंडरी वैज्ञानिकों के लीडरशिप में पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कंडक्ट किए गए। इस एक ऐतिहासिक कदम ने ग्लोबल स्टेज पर यह क्लियर मैसेज दे दिया कि भारत अब दुनिया में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विज्ञान के क्षेत्र में लगाई गई इस विशाल छलांग को एक नई पहचान देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शास्त्री जी के मूल नारे में आधिकारिक तौर पर एक और शब्द जोड़ दिया, जय विज्ञान। उनका वो विजनरी स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के लिए है और बायोटेक्नोलॉजी कल के लिए है। ये साइंस को हमारी राष्ट्रीय चेतना के बिल्कुल सेंटर में लाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस नेशनल मंत्र का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दशकों बाद 2019 में एक और नया चैप्टर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को गहराई से महसूस किया कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अब हमें अपने लिमिट्स को और भी आगे पुश करना होगा। देश को आगे ले जाने के लिए डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D को एक नया बूस्ट देने का वक्त आ चुका था। अगर हम इस पूरी सोच के एवोल्यूशन की टाइमलाइन को देखें तो एक गजब का पैटर्न नजर आता है। 1965 में शास्त्री जी के जय किसान से शुरुआत हुई, जहां पूरा फोकस किसान पर था। फिर 1998 में वाजपेयी जी का जय विज्ञान आया, जिसने साइंस की अहमियत को दुनिया के सामने रखा। और अंत में जुड़ा जय अनुसंधान। ये जो अनुसंधान यानी रिसर्च का एडिशन है ना, इसने इनोवेशन को हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट की सबसे मजबूत नींव बना दिया है। आज भारत एग्रीकल्चर और हाईटेक इनोवेशन दोनों ही सेक्टर्स में लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है, भविष्य की वो कौन सी नई अभूतपूर्व ग्लोबल चुनौती होगी जो इस बेहद पावरफुल और लगातार इवॉल्व होने वाले नेशनल मंत्र में अगले बड़े बदलाव की वजह बनेगी। खैर, ये सोचना वाकई दिलचस्प है। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस बड़े सवाल के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो के लिए हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और ये भी बताइए कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं।